सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल से। ओके, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के लास्ट में मैंने एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम पुटअप की है इसी से रिलेटेड, जिसका जवाब आपको देना है। तो आप लोग उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ठीक से समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब बात आती है कि आप लोगों ने टाइटल देख ही रखा होगा वीडियो को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा जीरो क्यों होता है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो होगा और ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पर कर्ल जीरो नहीं होगा। ओके, आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन पे। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। देखिए ये क्या कहता है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इस इक्वेशंस को के ये पोर्शन जो है ये जीरो हो, इसके दो केसेस हैं। पहला केस बी इक्वल टू जीरो। बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा केस जो है हमारा यहाँ पर वो है बी जो है ये हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, मीन्स समय के साथ चेंज ना हो रहा हो। देखिए अगर हमारा बी जो है टी का फंक्शन ना हो, यहाँ पर अगर हमारा बी जो है वो टी का फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं होगा। पर अगर बी हमारा जीरो है, यहाँ पर हम बी जीरो कर दें, है ना, तो डेल जीरो बाई डेल टी जीरो होगा, तो कर्ल ऑफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर हमारा बी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो हमको दोनों केसेस में ये इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। ओके, अब सबसे पहले आती है बात, जब हम लोग पूरे अपनी प्रॉब्लम में कर्ल से ही रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो हमें कर्ल के बारे में थोड़ा सा डीपली पता होना चाहिए। कर्ल कन्वे क्या करता है, कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम लोग पहले कर्ल के सिग्निफिकेंस पर बात कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि कर्ल जो है हमारा एक्सप्लेन क्या करता है, कर्ल हमें क्या बताता है। दो केसेस आप लोग ये याद रखिए, है ना। कर्ल देखिए, आप लोग अगर मैं कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर एक टब में पानी लें, एक बड़ा टब लें, पानी लें, उसमें अपना हैंड डिप करें और अपने हैंड को रोटेट करें, आप देखेंगे कि वाटर आपके हैंड के साथ क्या होने लगता है, रोटेट करने लगता है ना। तो अब अगर उस वाटर को हम लोग वाटर फील्ड कह लें, अगर हम लोग उसको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर पाएँ उस वाटर फील्ड को, घूमते हुए वाटर फील्ड को, है ना, तो उस वाटर फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्ल हमारा जो है किसी भी फील्ड का घुमाव बताता है। अब क्योंकि वाटर फील्ड वो घूम रहा है ना, तो उसका कर्ल जीरो नहीं होगा। सेम चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी मौसम में आसपास सराउंडिंग में टॉर्नेडोज बन जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी हवाएं चल रही होती हैं। टॉर्नेडोज ऐसे करके होते हैं ना, इसमें हवा क्या होती है, बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही होती है। तो अगर हम लोग एयर को वहाँ पर अपना एयर फील्ड कह लें, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, तो उसका कर्ल भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका रोटेशन जीरो नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि कर्ल जो है किसी भी फील्ड का क्या बताता है, घुमाव बताता है। अगर कोई भी चीज़ सीधी नहीं है, उसमें जरा सा भी मोड़ है, जरा सा भी वो मूव कर रही है अपने एक फिक्स डायरेक्शन से, तो उसमें क्या आ गया, मोड़ आ गया, घुमाव आ गया। और अगर घुमाव आ गया तो उस फील्ड का कर्ल कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में रखिए कि कर्ल जो है हमारा घुमाव बताता है। ओके, तो देखिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी टाइम के साथ वेरी कर रही होगी, मैं आपको एक केस लेकर समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा एक पॉइंट पी है। अगर इसको हम लोग यहाँ इसके पास लेके आए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फिर इसको दूर लेके जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी हमारी, है ना। तो अगर इसको पास ले जाएं, ऐसे ऐसे करें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम के साथ बदल रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, उसका कर्ल जीरो नहीं होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घुमावदार होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ ऐसा, है ना, वो स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, है ना। आप देखिए यहाँ पर जो है लाइंस हमारी जो है घुमावदार नहीं, एकदम सीधी हैं, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है।
तो आपको ये प्रॉब्लम एक समझ पे आई ना, ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी। ओके, अब हम लोग अपने सॉरी, अब हम लोग अपने दो प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, दो केसेस जो मैंने लिए थे, एक मैग्नेटिक फील्ड जीरो का और एक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट का। उन दोनों केसेस में हम लोग आ जाएंगे इस इक्वेशंस पर, जो कि एक मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का स्पेशल केस है। मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का घुमाव जो है जीरो होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कैसा होगा, घुमावदार। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है घुमावदार होगा, वो स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होगा। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, है ना, दो केसेस में, B = 0 और B = कांस्टेंट। अब बात करते हैं इस पर, हम लोग बात करते हैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है। तो अभी तक आप लोगों को इसकी ब्यूटी नहीं दिखी होगी, पर आज मैं आपको दिखाऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इक्वेशंस कन्वे क्या करता है। और इस लेक्चर के बाद आप यकीन मानिए ये इक्वेशन आपके लिए एक महज मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं रह जाएगा, आज के बाद आपके लिए ब्यूटीफुल फिनोमिनन होगा। ओके, तो चलिए हम देखने वाले हैं इसको, आज हम लोग डिकोड करेंगे इस इक्वेशन को। इसका मैं आपको डेरिवेशन दूंगा और इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ओके, तो बात आती है पहले इसका डेरिवेशन की। ये इक्वेशन का डेरिवेशन क्या ये हमेशा सही होता है उन दो केसेस में? अगर वो दो केसेस फॉलो कर रहे हैं तो क्या ये हमेशा सही है? कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ E = 0? तो देखिए, हम लोग एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर A, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया B। हम लोगों ने एक पाथ सिलेक्ट कर लिया, कोई भी पाथ ऐसा, यहाँ A से हम लोग जा रहे हैं B पर, है ना, और हम लोग यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं Q। ठीक, अब इससे डिस्टेंस इसकी कुछ है, कुछ इससे डिस्टेंस है, हर पॉइंट की इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। कोई जनरल पॉइंट ले लिया P, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R। तो इस Q की वजह से हम P पर क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K कांस्टेंट Q/r² r²। ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, हम लोग एक इंटीग्रेशन करेंगे, वो इंटीग्रेशन है हमारा E.dl का। ठीक है, ये हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, तो बहुत ही ज़रूरी है ये इंटीग्रेशन हमारा। देखिए, अगर हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लें, है ना, अगर हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, ये पढ़ा नहीं, मैं ये रफ कर देता हूँ। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो आप लोग लिखते हैं वहाँ पर, ये dl लिख लीजिए या तो लिख लीजिए आप dr। वहाँ पर हम लोग dr को लिखते हैं dr r² प्लस r d थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई कैप, है ना। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस केस में सिर्फ किस डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में है ना। तो अगर हम लोग E डॉट इसका डॉट dr इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये सारे जो मल्टीप्लाई होंगे r कैप के साथ वो क्या हो जाएंगे, 0। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, ये कंपोनेंट बचेगा। देखिए, इसके साथ हम लोग अगर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, Q/r², और ये r कैप और r कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1, और हमारा ये आ जाएगा dr, है ना। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे A पॉइंट से B पॉइंट तक। A पॉइंट से हम लोग जाएंगे B पॉइंट तक, ठीक है। A पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया RA है और B पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया RB है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं RA और इसको लिख लेते हैं RB। देखिए क्या मिलने वाला है इसका इंटीग्रेशन हमें। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा KQ -1/r RA RB, है ना। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है, आप लोगों को आता ही होगा इंटीग्रेशन, है ना।
तो इंटीग्रेशन पे मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम देखेंगे इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा माइनस के क्यूब, माइनस को हटा लेते हैं, 1/RA माइनस 1/RB, है ना, 1/RA माइनस 1/RB। पॉइंट ए RA, पॉइंट बी RB। अब एक केस लीजिए आप, अगर हम लोग RA और RB को एक ही पॉइंट पर ले लें, RA से यहाँ से चले, है ना, RA से यहाँ से चले और हम लोग घूमकर यहाँ पर आ जाएं, तो RB पॉइंट भी हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ से उठा के हमने वापस यहीं पर रख दिया। तो इस केस में RB हमारा क्या हो गया, RA। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, RA बराबर RB। अगर हम लोग ये पूरा चक्कर चले तो RA से स्टार्ट होकर हम लोग RB तक गए और RB भी हमारा कहाँ है, यहीं पर। RA पूरा चक्कर हम लोगों ने लगा लिया, यहाँ से चलकर यहाँ फिर से वापस आ गए, तो RA और RB दोनों क्या हो गए, बराबर। जरा पुट करिए RA RB। अच्छा, RA और RB हो गए तो एक पूरा चक्कर कैसा हो गया, एक लूप के जैसा हो गया। और लूप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अब इस केस में RA और RB क्या हो गया, दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंदर, 0। तो E डॉट DR इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे का। एक क्लोज्ड लूप के लिए डिपेंड नहीं करता कि वो लूप जो हमारा सर्कुलर हो, किसी भी शेप का हो, बस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। उसके लिए E डॉट DR की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होगी, 0 होगी। अब बात आते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन है, एक थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हमारा कहता है A डॉट DR किसी भी सर्कुलर फॉर्म में कोई भी वेक्टर हमारा है A, है ना, उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये बराबर होता है हमारा कर्ल ऑफ A डॉट n कैप DS। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना जरूरी है, तो हम पहले इस पर आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा क्लोज्ड लूप है, कोई हमने वेक्टर मान लिया, यहाँ पर वेक्टर बेसिकली हमारा क्या है, E, है ना। तो A की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, E। चलिए A की जगह हम लोग E रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर भी E रख लेते हैं हम लोग, ठीक। ये कहता है कि इस लूप में इस फील्ड का जो हम लोगों का लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड लूप में E का लाइन इंटीग्रल, ये कहलाता है हमारा बेसिकली लाइन इंटीग्रल, है ना। ये बराबर होगा, ये जो हमारा सरफेस है, इस लूप की वजह से जो हमारा सरफेस बना है, ये सरफेस, है ना। पहले आपको इस फील्ड का कर्ल लेना है। कर्ल आपको पता होगा, मैट्रिक्स बना के हम लोग कर्ल निकालते हैं ना, उस कर्ल का ये जो सरफेस है, इस पर क्या, इसका सरफेस इंटीग्रल, इस सरफेस का जो है हमारा, अगर वो हम लोग n कैप देखें तो किस डायरेक्शन में, k डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, है ना, k डायरेक्शन में। और इस सरफेस के साथ हम लोग इस कर्ल का जो रिजल्ट आएगा, कर्ल ऑफ ई, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो ये प्रॉब्लम, ये स्टोक्स थ्योरम जो है हमें लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल पे जाना बताता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम, ये जो थ्योरम है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है। मैं आगे इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं कि कई सेम प्रॉब्लम को कई बार आप इस मेथड से हल करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 2-3 पेज का सॉल्यूशन चला जाएगा, और अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो जस्ट 2-3 लाइन में कवर हो जाएगा। और कई बार इससे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, और इससे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है, उस तरीके से हम लोग अपना मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए ये चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें। देखिए, E डॉट DR क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, 0 बराबर कर्ल ऑफ E डॉट n कैप DS, है ना। 0 है, ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा जब कर्ल ऑफ E, ये जो हमारा क्वांटिटी है, ये क्या हो जाए, 0। ये क्वांटिटी अगर हमारा 0 हो जाए, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया आपको, इस चीज़ का डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि कर्ल ऑफ E जो है हमेशा 0 होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करना पड़ा, ठीक है।
तो अब मैंने आपको डेरिवेशन समझा दिया, अब इसके हम जो लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये इससे क्या क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं हमारे। रफ कर देता हूँ इसे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग अगर वर्क डन देखें, वर्क डन हम लोग W लिखते हैं क्या, Q F डॉट DR, यही तो वर्क डन हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग एक क्लोज्ड लूप में वर्क डन लें, है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर वापस आ जाए, किसी चार्ज को लें, एक चार्ज लें, यहाँ पर रखें और इसको मूव करते करते कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ पर वापस ले आएँ, तो देखिए क्या होगा। F किसी भी चार्ज पर F क्या होता है, Q इंटू ई, है ना। इसको लिखेंगे हम लोग Q, अच्छा Q तो एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट DR। आपको पता है कि E डॉट DR हमेशा क्या होता है, जीरो। कैसी फील्ड्स के लिए, क्योंकि ये केस मेरा कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो का केस है ना, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो जो थर्ड इक्वेशन थी मैक्सवेल का, उसका एक केस है मैग्नेटिक फील्ड जीरो का, है ना। तो आप देखिए इसकी वजह से E डॉट DR क्या आया था हमारा, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग E डॉट DR जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। तो ऐसी फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर E डॉट DR हमेशा जीरो होगा, कर्ल इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा जीरो होगा, तो उसमें किसी भी चार्ज को हम लोग अगर एक पूरे सर्कुलर फॉर्म में ले जाएंगे तो उसका वर्क डन भी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहीं से हम लोग ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होता है, कंजर्वेटिव फील्ड। उसमें हमें हमेशा जो है, हमें वर्क जो है, हमारा वर्क डन हमेशा जीरो होता है क्लोज्ड लूप में। इसको हम थोड़ा सा और डीप में जाके फील करते हैं। देखिए अगर हमारी लाइंस कैसी हैं, एकदम सीधी, क्योंकि कल हमारा यही बताता है ना, लाइंस हमारी कैसी हैं, सीधी। इसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिए, क्यों हमारा वर्क डन जीरो होता है। ऐसी लाइंस है ना, देखिए हम एक पॉजिटिव चार्ज का केस ले लेते हैं ना, हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ हम लोग ले गए, फिर यहाँ से ले जाके ऐसे वापस ले आए यहीं पर, है ना। देखिए आप यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहाँ तक हमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को अपने आप ही पुश कर रहा है, हमें उसको ताकत लगा के उधर नहीं जाना है। तो इसे कहते हैं हम लोग वर्क डन हमें करना नहीं पड़ रहा है, वर्क डन हमें मिल रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमें वर्क डन क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। अच्छा अभी यहाँ तक देखिए, यहाँ तक भी हम लोग चार्ज से दूर ही जा रहे हैं। तो चार्ज से दूर जाने में हमें क्या फोर्स चार्ज पर जो है दूर की ओर ही लग रहा है, हमें कोई वर्क डन नहीं करना है, तो वर्क डन हमें मिल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, चार्ज को आप पास ला रहे हैं, अब फोर्स क्या करेगा, दूर धक्का देगा, पर आपको लाना है पास, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो जितना यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको वर्क डन मिला, उतना यहाँ से यहाँ तक वर्क डन आपको करना पड़ गया। तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, जीरो। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा ही जीरो, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, साइन होगा अपोजिट। तो नेट वर्क डन हमेशा क्या होता है हमारा, जीरो। आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ल ऑफ E इक्वल टू जीरो या E डॉट DR इक्वल टू जीरो, ये कितना एक इम्पॉर्टेंट, कितना सिग्निफिकेंस है इसका। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसे फील्ड्स जिसमें हम लोग एक क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा हमारा कैसा होता है, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। एक चीज़ और बात समझ में आती है, इसी तरह से अगर आप लोग प्रूफ करना चाहें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, G m/r²r²। इसका भी कर्ल हमेशा जीरो होगा। सेम यही मेथड लगा के आप प्रूफ कर सकते हैं। इसकी भी लाइंस जो है ग्रेविटेशनल लाइंस, जो कि अभी तक एग्जिस्टेंस में हम लोगों को एग्जिस्टेंस नहीं पता था। अभी 100 साल पहले, अभी 2013 में पहली बार उसको डिटेक्ट किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी हमेशा हमारी कैसी होंगी, सीधी। उसका भी कर्ल क्या होगा, जीरो।
है ना, और उसमें भी वर्क डन क्या होगा, 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारा होता है वो भी हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो आपको कर्ल का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया वर्क डन जो है हमेशा 0 क्यों होता है इसमें, है ना। आपको मैंने फिजिकली ये चीज़ करके दिखा दी, आपको मैंने ये भी बता दिया कि कर्ल किस केस में 0 होता है और किस केस में कर्ल 0 नहीं होता है। अब बात आती है प्रॉब्लम पर। मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछने को कह रहा था। देखिए, इस प्रॉब्लम का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, या तो फिर आप अगर आपको डिटेल में पता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल का भी अपने मेल भी दे रखा है, या तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, प्रॉब्लम अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, एक यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों लिया, है ना। आप देखेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। ऐसी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा सेम केस है, दोनों चार्ज स्टेबल सिचुएशन में, दोनों चार्ज रुके हुए हैं, इनका वेलोसिटी में कुछ नहीं है, तो हमारा B इक्वल टू क्या हो गया, 0। B इक्वल टू 0 का केस है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्ल क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, कर्ल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना चाहिए, 0। इस जगह पर अगर हम लोग कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, 0। पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल का मतलब होता है घुमाव। पर देखेंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर घुमावदार है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं है। तो ये आपको चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही कि मैक्सवेल का इक्वेशन कुछ और कह रहा है, कर्ल कुछ और कह रहा है। तो आप मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है, क्या कर्ल यहाँ पर 0 होगा या नहीं होगा, और अगर होगा कर्ल तो कैसे होगा। तो आप ये प्रॉब्लम मुझे अगर आप समझा सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करिए, या फिर आप मुझे मेल करके बताइए। आपको बताना है कि कर्ल यहाँ पर 0 होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो आप उसको एक्सप्लेन करिए कि लाइन्स तो यहाँ पर घुमावदार हैं, तो कर्ल 0 कैसे हो सकता है। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो मेल करिए मुझे, या फिर जो भी चाहे आप करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू।